ये कहानी किसी राजा की नहीं है, न किसी बड़े आदमी की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने हमेशा आखिरी कतार में खड़ा रखा। उस आदमी का नाम था रामू। रामू की उम्र 45 के आसपास थी। चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ गई थी, जैसे जिंदगी ने उसे वक्त से पहले थका दिया हो। न बीवी, न बच्चे, न कोई अपना। गांव में सब थे, लेकिन रामू अकेला था। इस गांव में सबसे पहले मैं नहीं, तू जागती है और सबसे आखिर में मैं सोता हूँ। पीपल के नीचे एक गाय खड़ी थी। उसकी आंखें शांत थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो, लेकिन कुछ कहती नहीं। सब कहते हैं तू बेकार है, दूध नहीं देती, काम की नहीं। रामू मजदूरी करता था। जो भी मिलता उसमें से पहले गाय के लिए निकालता। आज मालिक ने पूरा पैसा नहीं दिया, पर तेरा हिस्सा पूरा है। मैं भूखा रह लूंगा, पर तू नहीं। रामू बात करता था क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था, और गाय चुप रहती थी क्योंकि वो सब समझती थी। पता है, कभी-कभी सोचता हूँ, अगर तू बोल पाती तो शायद मेरी हालत पर हंसती नहीं। शाम को रामू अकेले घर लौटता। मिट्टी का घर, टूटी छत और दीवारों में बीते सालों की दरारें। आज भी कोई आवाज नहीं। अच्छा है, आदत हो गई है। गांव में एक दिन अचानक बात फैली। ये गाय अपशकुन है। किसी ने कहा, जहां बैठती है वहां बीमारी फैलती है। किसी ने कहा, फसल खराब होती है। सरपंच ने ऐलान किया, इस गाय को गांव से बाहर छोड़ दिया जाएगा। रामू ने सुना और पहली बार उसके हाथ कांपे। मत करना ऐसा, ये मेरी आखिरी साथी है। अगले दिन पूरा गांव जमा था और गाय की आंखों में डर। सरपंची, एक बात पूछो। बोल रामू। अगर ये गाय अपशकुन है तो मैं क्या हूँ? क्योंकि जहाँ मैं गया वहाँ भी खुशहाली नहीं आई। लोग चुप हो गए। इसने किसका क्या छीना है? ना जमीन, ना पैसा, ना इज्जत, फिर सजा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कमजोर है। अगर इसे बाहर निकालोगे तो मुझे भी निकाल दो, क्योंकि जिस गांव में एक गाय की जगह नहीं, वहां एक आदमी की क्या होगी? गाय जोर से रंभाई, जैसे पहली बार अपना दर्द आवाज में निकाला हो। देखो इसे, ये बोल नहीं सकती पर टूट चुकी है, और हम बोल सकते हैं फिर भी पत्थर बने हुए हैं। उसी पल आसमान में बादल घिराए, तेज हवा चली और फिर बारिश। इतने दिनों बाद पानी। देख लिया, कभी कभी भगवान भी बिना बोले सब समझा देता है। गाय यहीं रहेगी। उस दिन के बाद लोगों की नजर बदली और रामू की भी। आज भी मेरे पास कुछ नहीं बदला, पर आज मैं अकेला नहीं हूँ। कहते हैं, हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते खामोशी में ज्यादा गहरे होते हैं। तू बोलती नहीं, पर मेरे हर सवाल का जवाब देती है। शायद इसी को साथ कहते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे
आज भी एक आदमी और एक गाय साथ बैठे मिल जाते हैं, दुनिया से हारे हुए लेकिन दिल से जिंदा। सुनहरी घंटी वाली जादुई गाय। गोलू आलू एक चरवाहा था। गांव की सभी गायों को लेकर गांव के बाहर मैदान में चराने के लिए ले जाता था और शाम को आते आते काफी देर कर देता था। उसके आलस और इसी रवैये के कारण गांव वाले उसे बार बार डांटते थे। गोलू भाई, तुम इतने अंधेरे में गाय को वापस लेकर आते हो, मैं कब दूध निकालूंगा, इतनी देर मत किया करो भाई। अरे गोलू भैया, आपको मैं रोज समझाती हूँ, इतनी देर मत किया करें। अंधेरे में अगर कोई गाय गायब हो गई तो कहाँ से ला कर देंगे आप। सब लोग उसे काफी समझाते हैं लेकिन उसका रवैया वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन उस गांव में एक चोर आ गया। अरे वाह, ये गांव वाले तो बहुत अमीर लग रहे हैं। इन्होंने तो अपने मंदिर में भी सोने का घंटा लगाया हुआ है। आज इसी को चुरा लिया जाए। चोर ने चुपचाप वो घंटा उतारा और वहाँ से भाग गया। कुछ लोगों ने उसे घंटा चुराते हुए देखा और उसका पीछा किया। जब चोर भाग रहा था तो घंटी की आवाज भी लगातार आ रही थी, इसलिए उसने उस घंटे को कसकर पकड़ लिया। ओह, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इस घंटे को कहीं छुपा देता हूँ, बाद में ले लूंगा। चोर ने देखा कि सामने ही गोलू आलू अपनी गायों को लेकर आ रहा है। अरे वाह, इतनी सारी गाय, इनमें से ही किसी में ये घंटा बांध देता हूँ। बचने का यही तरीका सही है। चोर ने वैसा ही किया और चुपचाप एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। घंटी की आवाज आनी बंद हो गई, इसलिए सबको लगा कि चोर यहाँ से फरार हो गया और वो अपने अपने घर वापस लौट गए। हाँ, अच्छा हुआ ये लोग अपने घर चले गए, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। लेकिन अब उस गाय को ढूंढना होगा जिस पर मैंने वो घंटा बांध दिया था। चोर सारे गांव में ढूंढता है लेकिन उसे गाय नहीं मिलती। अगली सुबह भी चोर गाय को ढूंढने निकलता है, फिर भी उसे गाय नहीं मिलती, क्योंकि गाय को तो सुबह सुबह गोलू आलू अपने साथ चारा खिलाने ले जाता था। चोर गाय को ढूंढने के लिए मैदान में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सी गाय हैं। उसे वो गाय भी दिख जाती है जिस पर उसने घंटा बांधा था। जैसे ही वो उस गाय की तरफ बढ़ता है, गाय तेजी से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। चोर भी उसका पीछा करता रहता है और वो भागते भागते गांव आ जाते हैं। अरे, ये मेरी गाय इतनी तेजी से भागते हुए इस तरफ क्यों आ रही है? क्या बात है? गाय गोलू आलू के पास आकर खड़ी हो जाती है। गोलू आलू देखता है कि गाय के गले में घंटा बंधा हुआ है। अरे, ये घंटा किसने बांधा? ये तो वही घंटा है जो मंदिर में टंगा हुआ रहता है और जो चोरी हो गई थी। इतने में गोलू आलू देखता है कि एक आदमी गाय के पीछे भागता हुआ चला आ रहा है। गोलू आलू समझ जाता है कि यही वो चोर है। वो उस चोर को पकड़कर शोर मचाने लगता है। तभी सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इस बार गोलू आलू सभी की डांट न सुनकर सभी की प्रशंसा सुनता है, क्योंकि उसने एक बहादुरी का काम जो किया था। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ दो बहनें गाय एक दूसरे के बराबर में रहा करती थी। एक का नाम गोरी था और एक का नाम काली। काली गोरी से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि जंगलवासी सब गोरी को बहुत पसंद करते थे और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, मगर उसका कारण सिर्फ उसका रंग था। लेकिन काली गाय रंग में काली थी, इसलिए कोई ज्यादा उसे भाव नहीं देता था। कोई उससे सही से बात भी नहीं करता था। वहीं दोनों के बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत लगाव करते थे। एक दिन काली गाय बोलती है, ए गोरी, तू मेरे घर के आगे से मत जाया कर, क्योंकि तेरा परछावा पड़ते ही मेरा दिन खराब हो जाता है और कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? हम दोनों बहन हैं। तू मुझे ऐसे पराई की तरह क्यों कहती रहती है? हम कोई बहन बहन नहीं है, मुझसे बात भी मत कर।
अब जा यहाँ से। एक दिन गोरी और काली के बच्चे चिंटू और बंटी चुपके से नदी किनारे खेलने चले जाते हैं और वहाँ जाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यार पता नहीं मेरी मम्मी को तुझसे क्या दिक्कत है, बोलती रहती है कि मैं तेरे साथ खेलने ना जाऊं। हाँ भाई, मुझे भी नहीं पता, मेरी माँ भी 24 घंटे मुझे ताने ही देती रहती है। अगर वो दोनों हंसी खुशी से एक साथ बातें करें तो हम भी एक दूसरे के साथ आ जा सकते हैं, मगर उन दोनों की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। हाँ भाई, सही कह रहा है। दूसरी तरफ काली गाय बोलती है, चिंटू पता नहीं किसके साथ खेल रहा है, कितनी देर हो गई। इतने में गोरी गाय वहाँ आ जाती है। चिंटू और बंटी एक साथ ही खेल रही होंगी नदी किनारे, तुम चिंता मत करो। अच्छा, आज तो मैं देखती हूँ इसको, इसने बहुत परेशान कर रखा है, किसी के साथ भी खेलने चला जाता है। काली गाय गुस्से से नदी किनारे जाती है और चिंटू और बंटी को बहुत ज्यादा सुनाती है। मौसी, आप हमेशा हमें सुनाती क्यों रहती हो? हम खेल ही तो रहे थे। तू चुप रहा कर और मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश भी मत किया कर। फिर काली गाय चिंटू को घर ले जाती है और घर ले जाकर बहुत ज्यादा सुनाती है। अरे माँ, आप इतना डांट क्यों रही है? हम दोनों साथ में खेल ही तो रहे थे और कुछ थोड़े कर रहे थे। चुप रह तू, और आज के बाद अगर तू उसके पास खेलने भी गया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी, आप बहुत बुरी हो, आपसे कई ज्यादा अच्छी तो मौसी है। काली गाय को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन बोलती है, आज मेरा बच्चा भी उस गोरी की तारीफ कर रहा है। पता नहीं कब तक उस मनहूस का साया मेरे सर पर रहेगा। इससे अच्छा तो वो मर ही जाए, कम से कम मुझे थोड़ा सुकून तो मिलेगा। अगले दिन चिंटू और बंटी चुपके चुपके नदी किनारे जा रहे थे, मगर आज वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे क्योंकि वो रास्ता उसकी माँ काली को पता चल गया था। भाई, मैंने नया रास्ता ढूंढ लिया है, इससे भी हम नदी किनारे पहुंच जाएंगे और मौसी हमें ढूंढ भी नहीं पाएगी। लेकिन अचानक से चिंटू दलदल में फंस जाता है। बंटी बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। भाई, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरी मम्मी को बुला कर लाता हूँ, तू मेरा यही इंतजार करना। फिर बंटी अपनी मौसी के पास रोते रोते पहुँचता है। मौसी, मौसी जल्दी चलो, चिंटू को तुम्हारी जरूरत है। तुझे बेवकूफ बनाने को मैं ही मिलती हूँ क्या? मेरा चिंटू तो काम से गया है, वो आज जंगल की सैर करने गया है। तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। पर मौसी, मेरी बात तो सुनो। तुझे बोला ना, जा यहाँ से। फिर बंटी अपनी माँ गोरी के पास जाता है। माँ, चिंटू दलदल में फंस गया है और उसे हमारी बहुत जरूरत है। हाँ चल बेटा, जल्दी चल, हमें चिंटू के पास जल्दी से जाना चाहिए। गोरी बिना समय गवाए तुरंत वहाँ पर पहुँचती है। चिंटू मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ, डर मत। गोरी इधर उधर देखती है मगर उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर वो डरते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कैसे बाहर निकालूं? अगर इसे मेरे रहते कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ कैसे करूँगी? तभी कांचा कौवा ये सब कुछ देख लेता है और वो तुरंत जाकर काली को बता देता है। फिर काली गाय रोती रोती दलदल के पास आती है। मेरे बच्चे, ये सब कुछ कैसे हो गया? कैसे तू दलदल में चला गया? इसलिए तो मैं तुम्हें इन लोगों से दूर रखती थी। देखा आज इनके कारण क्या हो गया। काली बहन, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ करके अपनी चिंटू को जरूर बाहर निकाल लेंगे। चुप कर तू, आज तेरे कारण ही मेरा बच्चा इस दलदल में फंस गया। तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मेरे बच्चे को भी जिंदगी और मौत के बीच लटका दिया। खैर, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है। काली इधर उधर देखती है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता।
वहीं चिंटू दलदल के अंदर धंसता जा रहा था। काली ये देखकर रोने लगती है। तभी गोरी गाय को एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसकी एक लंबी सी डंडी लेकर आती है और चिंटू को वो पकड़ने के लिए कहती है, बेटा इसे जल्दी से पकड़, मैं तुझे बाहर खींच लूंगी। हाँ मौसी, आप प्लीज मुझे बचा लो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, इसे पकड़ और मुझ पर भरोसा रख। बहुत जोर लगाने के बाद गोरी गाय चिंटू को बाहर निकाल लेती है, मगर उसे दलदल से बाहर निकालने के चक्कर में गोरी का खुद का पैर फिसल जाता है और झटके से वो दलदल में जा गिरती है। और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि खुद को बाहर निकाल पाए, पर वो दलदल से बाहर नहीं निकल पाई। और बंटी रोता हुआ बोला, माँ ये सब कुछ क्या हो गया? अब आप बाहर कैसे आओगी? माँ मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब देखकर काली गाय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, गोरी बहन, मुझे माफ कर देना। मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई, मगर तूने चिंटू को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। कोई बात नहीं बहन, तू चिंता मत कर, मगर एक बात याद रखना, अगर मैं आज इस दलदल में डूब भी जाऊं तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस मत होने देना। तू क्या बात कर रही है? तुझे कुछ नहीं होगा, तो इस डंडी को पकड़, मैं तुझे निकालती हूँ। काली गाय डंडी गोरी गाय को पकड़ाती है और गोरी गाय धीरे धीरे बाहर आने वाली होती है कि उसका पैर फिर से फिसल जाता है और वो दलदल में डूब जाती है। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ बाहर आओ माँ। गोरी बहन, ये सब कुछ क्या हो गया? मैंने तो गुस्से में बोला था कि तू मर जा, पर दिल से ये कभी नहीं मांगा। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आज ये सब हुआ। काली गाय बहुत रोती है। उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने कभी गोरी गाय को पसंद नहीं किया। काली को बहुत पछतावा होता है और वो बंटी को अपने साथ घर ले जाती है, लेकिन बंटी उससे बात नहीं करता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है और काली उसे बहुत प्यार देती है, उसकी माँ की तरह ही उसका ख्याल रखती है। बंटी, मैं जानती हूँ मैं जिंदगी भर तेरी माँ से नफरत करती आई हूँ बेटा, मगर उसकी आखिरी इच्छा मैं पूरी जरूर करूँगी मरते दम तक। और मैं तुझे चिंटू जितना ही मानती हूँ, तू भी मेरे लिए जिगर का टुकड़ा है बेटा। बंटी रोने लगता है और कहता है, मौसी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तेरी माँ यही है बेटा, यहाँ मेरे साथ। वो हमेशा हमारे बीच रहेगी, तू चिंता क्यों करता है? काली गाय फिर बंटी को गले से लगाती है और उसे बहुत प्यार करती है। एक बार की बात है, एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक बाघ दबे पांव उसकी तरफ चलता आ रहा था। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। तभी गाय को सामने एक तालाब दिखाई देता है। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई और वो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी काफी कम हो गई, लेकिन अब वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी और बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था और फिर बाघ भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही गले तक उस कीचड़ में फंस गए और दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? तो बाघ ने घुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ और मेरा कोई मालिक नहीं है।
तब गाय ने कहा कि तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है। तब बाघ ने कहा कि तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी हालत भी तो मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पर जरूर आएगा और मुझे फिर इस कीचड़ से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन बचाने आएगा? और थोड़ी ही देर में सच में वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है और अपनी गाय को उस कीचड़ से बाहर निकाल लेता है। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वो चाहकर भी उस बाघ को नहीं बचा सकती क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। तो दोस्तों, किसी पर निर्भर ना होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ। मुझे किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई सच्चा हितैषी नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। बहुत देर बाद चांदनी उस धुंध से बाहर आती है। उसे देखकर उस गाय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुंदरवन गांव में चांदनी नाम की एक गाय अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। चांदनी गाय बहुत काली थी और इतनी सुंदर भी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। लो, हो गई तुम तैयार, और गांव में इस वक्त तुमसे ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है, तुम औरों को तो सुंदर बना देती हो चांदनी, लेकिन कभी खुद की तरफ भी ध्यान दिया है? देखो कैसी लग रही हो तुम। लोग तुम्हारे यहाँ आने से डर रहे हैं। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए आ जाती हूँ तुम्हारे पास। उस गाय की बातें सुनने के बाद चांदनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों तक अपनी पार्लर वाली दुकान नहीं खोलती है। यह देखकर उसकी माता उससे बात करती हैं। क्या बात है बिटिया, आजकल तू अपनी दुकान पर क्यों नहीं जा रही है और इतनी उदास क्यों बैठी रहती है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं सुंदर नहीं हूँ कहकर लोग मुझसे डर रहे हैं माँ। मुझे ये बात अंदर से खाई जा रही है। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है? सच्चे मन की कोई कदर नहीं है क्या इस दुनिया में? तुम चिंता मत करो बिटिया। शहर में मेरी एक बचपन की सहेली रहती है। उसका सारा परिवार यही काम करते हैं जो तुम करती हो। तुम वहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाओ, बाकी सब वो संभाल लेंगे। फिर चांदनी गाय अपनी माँ की बात सुनकर शहर जाती है। वहाँ पर सभी लोग ऐसे थे जैसा कि चांदनी गाय अखबार में देखती थी। उन्हें देखकर वो हैरान और परेशान हो जाती है। तभी उसे उसकी माँ की बचपन की दोस्त देखकर पहचान लेती है। तुम ही चांदनी हो ना बेटा? सबको देखकर ऐसे परेशान हो रही हो, इसीलिए अंदाजा लगा लिया मैंने। हाँ आंटी जी, मैं ही हूँ चांदनी। आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पर तो सब लोग रोबोट लग रही हैं मुझे। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए घर पहुँचते हैं। वहाँ पर चांदनी का चेहरा देखते ही उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी हमारे घर में ही कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए वो जब तक यहाँ पर है अच्छे से पेश आना। घर वालों को पहले से ही चेतावनी मिलने से वो शांत हो जाती हैं, लेकिन बस तब तक ही जब तक कि उनकी माँ उनके पास होती। उनकी माँ कहीं चली जाती तो वो चांदनी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सुना है तुम कमाल की ब्यूटीशियन हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम पहले खुद को ठीक करती। मुझे मेरे काम से इतना लगाव है कि मैंने कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं गांव में ऐसी बातें नहीं सुन पा रही थी, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन ये बातें मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसा कहकर चांदनी चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। कुछ देर
बाद उसकी माँ की दोस्त आती है और उसे एक खास जगह पर लेकर जाती है और चांदनी से कहती है, इस जगह पर कोई क्रीम, पाउडर या लोशन का इस्तेमाल नहीं होता है बेटा। ये पवित्र जगह है। तुम खुद पर जितना भरोसा करोगी तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा होगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर लोग ना के बराबर सफल होते हैं। ऐसा कहकर वो गाय चांदनी को उस धुंधली जगह में छोड़कर चली जाती है। वहाँ पर सब कुछ धुंधला था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर बाद चांदनी उस धुंध से बाहर आती है। उसे देखकर उस गाय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इतनी सुंदर गाय मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत दे दी थी बेटा। तुम तो एक परी से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हें एक बार खुद को देखना चाहिए बेटा। उस गाय के अलावा किसी को भी यकीन नहीं होता है कि वो वही चांदनी है जिसे देखने के बाद लोग अजीब सा मुंह बनाते थे और अब सभी लार टपकाते हैं। क्या ये वही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मम्मा, मुझे भी ये अचीवमेंट चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसका ये ट्रीटमेंट बहुत पहले हुआ था और वो फेल हो गई थी। उसके बाद चांदनी वापस अपने घर लौट जाती है और उसे देखकर उसकी माता बहुत खुश होती है।